सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 9 कर्ण प्रकाशिकी के इस लेक्चर में सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो कवर किया था उसको लिंक करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकाला था, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होल अपॉन साइन ए अपॉन 2। आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। ये अपन ने लास्ट टाइम निकाला था। ठीक, मैं यहाँ पर आपको न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र और यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं। हाँ, न्यूनतम विचलन कोण, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो क्या होता है, किसी एक कंडीशन लगाते हैं पतले प्रिज्म के लिए। अगर प्रिज्म पतला है, पतले प्रिज्म के लिए इनकी जो वैल्यूज है वो बहुत ही कम आती है, तो हम लिखते हैं साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 के अप्रोक्स, इसको हम ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 ले लेते हैं और साइन ए अपॉन 2 को अप्रोक्स ए अपॉन 2 ले लेते हैं। जब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे देन हमें मिलेगा n इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल टू आएगा a प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n इंटू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, ए को यहाँ ले आए तो एन ए माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम, या ए कॉमा ले लें तो डेल्टा एम का सूत्र हमारे पास आ जाता है ए इंटू एन माइनस वन। ये एन माइनस वन इंटू ए, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ एन माइनस वन इंटू ए। ये हमारे पास न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र है। ये है हमारा न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र किसी पतले प्रिज्म के लिए। न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र है, काय के लिए है, किसी पतले प्रिज्म के लिए। कैसे निकालना है, हम प्रिज्म का सूत्र लिखेंगे। ठीक, प्रिज्म का सूत्र हमारे लिए पता है, क्या होता है, n इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होल अपॉन साइन ए अपॉन 2 होता है। पतले प्रिज्म के लिए आपको क्या करना है, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 को अप्रोक्स ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 लिख देना है और साइन ए बाई 2 को ए बाई 2 लिख देना है। जब ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर करोगे देन वी गेट n इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, इसकी जगह नीचे ए अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये डेल्टा एम बराबर आ जाएगा n माइनस वन इंटू ए। अगर आपको आ गया निकालने के लिए 2 नंबर में कि न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो ऐसे इतना कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पूछते हैं निर्भरता, न्यूनतम विचलन कोण किन बातों पर निर्भर करता है। निर्भरता तो सूत्र से देखिए किन बातों पर निर्भर कर रहा है, किन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो सबसे पहले आपका लिखना है प्रिज्म के कोण पर। प्रिज्म का कोण सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक है प्रिज्म का कोण। तो ए की वैल्यू जितना ज्यादा होगी डेल्टा एम उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो प्रिज्म का कोण अगर अधिक है, प्रिज्म का कोण अधिक है तो न्यूनतम विचलन कोण भी अधिक होगा, और प्रिज्म का कोण कम है तो न्यूनतम विचलन कोण भी कम होगा। क्लियर, समझ में आ रही ना, हाँ आ रही होगी। तो पहली निर्भरता, न्यूनतम विचलन कोण किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, प्रिज्म के कोण पर। किस प्रकार डिटेल लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे कि प्रिज्म का कोण यदि अधिक है, ए का मान अधिक है तो डेल्टा एम अधिक होगा और ए का मान कम है तो डेल्टा एम कम होगा। दूसरा आता है अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, यहाँ देख लीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर अधिक है तो इसका मान अधिक मिलेगा और कम है तो कम मिलेगा। बात समझ में आ रही, हाँ आ रही होगी। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर ज्यादा है तो न्यूनतम विचलन कोण भी ज्यादा होगा, और अगर अपवर्तनांक कम है तो ये कम होगा। तीसरा आ जाएगा प्रकाश के रंग पर। प्रकाश का रंग, ठीक है ना। रंग पर कैसे निर्भर करेगा, हम जानते हैं बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक और लाल रंग के लिए कम होता है, जानते ना, हाँ जानते हैं।
बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, तो बैंगनी रंग के लिए n अधिक होता है तो ये भी अधिक होगा। तो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण अधिक और लाल रंग के लिए कम होता है। क्लियर होगी ना बात? बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का न्यूनतम विचलन कोण का मान अधिक और लाल रंग के लिए कम होता है। तो ये 3 बातों पर निर्भर करता है मोस्टली, एक प्रिज्म के कोण पर, दूसरा अपवर्तनांक पर, तीसरा प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर। तो ये हमारी थ्योरी हुई, काय की थ्योरी है ये? न्यूनतम विचलन कोण की। ये आपको एनसीईआरटी में उन्होंने नोटिस की है, तो ये इस पे आपको कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आपको न्यूनतम विचलन कोण पर बन सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है नहीं है वो, पर मैं उसको कवर कर लेता हूँ। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पर ये बुक में तो नहीं इसको कवर किया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है ना? तो क्या होता है कि जब हम किसी प्रकाश कण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में टूट जाती है। तो मान लीजिए जो रंग टूटते हैं वो इस प्रकार से मैंने 3 रंग बना दिए। सबसे नीचे आएगा बैंगनी, बीच में मान लीजिए है पीला और सबसे ऊपर है लाल, और बाकी के कलर इनके बीच में है। ठीक है, ये इसकी अभिदिशा है, ये इसकी अभिदिशा है। थोड़ा और मुझे इसको यहाँ से ऐसे कर देना चाहिए, ठीक है ना? सबसे ऊपर वाला है वो लाल, नीचे वाला येलो, सबसे नीचे वायलेट। ठीक, अब मैं अगर इसको यहाँ पीछे की ओर बढ़ाऊं, पीछे की ओर बढ़ाऊं, आप देख पा रहे होंगे पीछे को रखना, हम इसको बढ़ाएं तो ये हमें क्या मिलेंगे? इनके विचलन कोण मिलेंगे, कितने मिलेंगे? मिलेंगे, सबके विचलन कोण मिलेंगे। अब मान लीजिए लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान है डेल्टा आर, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान है डेल्टा वी, और पीले रंग के लिए विचलन कोण का मान है डेल्टा वाई मान लीजिए। तो बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को हम कहेंगे संपूर्ण कोणीय विक्षेपण, संपूर्ण कोणीय विचलन, संपूर्ण कोणीय विचलन। मतलब ये कुल इन दोनों के बीच में, ये जो बैंगनी सबसे नीचे आएगा, लाल ऊपर आएगा, तो इन दोनों के बीच में जो विचलन कोण होता है, ये इन दोनों के बीच में इनका अंतर, ये मान लीजिए डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी और ये डेल्टा आर है, तो इनका जो अंतर है वो कहलाता है संपूर्ण कोणीय विचलन। तो किसी प्रिज्म के संपूर्ण मतलब कोणीय विचलन, इनका अंतर, और माध्यकरण, पीली को इन दोनों के हम माध्यकरण बोलते हैं, माध्यकरण के विचलन कोण के अनुपात को हम इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या है वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला? प्रिज्म के संपूर्ण कोणीय विचलन और माध्यकरण के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्लियर होगी ना बात? या रंग के साथ ही बोल सकते हो, लाल रंग और बैंगनी रंग की किरणों के बीच कोणीय विचलनों के अंतर और इनकी माध्यकरण के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। अब जैसे मैं इसकी डेल्टा आर की वैल्यू लिखूं तो हमारे पास हो जाएगा n-1 इंटू आर था ना, तो nr-1 इंटू ए, ये होगी डेल्टा आर के लिए। क्यों? क्योंकि डेल्टा एम का सूत्र क्या मिला था हमें? n-1 इंटू ए, अभी निकाला ना अपन ने, तो आर के लिए आर कर दो, और माइनस बी के लिए nb-1 इंटू ए हो जाएगा, और डेल्टा वाई के लिए ny-1 इंटू ए हो जाएगा। ए कॉमन आके कैंसिल होगा, तो जब आंसर आएगा तो सीधा लिख देते हैं nr माइनस nb अपॉन ny-1, इतना आंसर मिलेगा। तो ये हमारे वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, याद रहेगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है ना? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला होता है nr माइनस nb अपॉन ny-1। अब यहाँ से आपको एक बात पर ध्यान रखनी होती है, जो विकल्प में पूछते हैं, इसके लिए हम यहाँ तक आए हैं कि जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है ये प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती, ये प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर देखिए ए कॉमन आके कैंसिल हो जाता है, तो इसमें कहीं पर भी ए तो दिख नहीं रहा है। तो जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वो प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना? वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या कहलाती है? प्रिज्म के संपूर्ण कोणीय विचलन और माध्यकरण के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब आते हैं अपन माइक्रोस्कोप पर, यानी कि सूक्ष्मदर्शी पर, और हम आज सरल सूक्ष्मदर्शी को कवर करेंगे। ठीक है? सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी
तो अगर आपसे बात हो सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन, तो सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके दिखलाता है। सूक्ष्मदर्शी क्या है? क्या है सूक्ष्मदर्शी? वह प्रकाशिक यंत्र है जो पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके दिखलाता है। यानी कि इसका उपयोग हम पास में स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में, बड़े रूप में देखने के लिए करते हैं। दो प्रकार के हमारे पास आ जाएंगे। एक कहलाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा कहलाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दो प्रकार के हो जाएंगे, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक हम छोटा सा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लें और उसको एक लकड़ी के फ्रेम में फंसा दें, इस तरह की है। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। किसके पास देखा आपने? घड़ी सुधारने वाले लिए रहते हैं और रीडिंग लेंस के रूप में प्रयोगशाला में प्रयोग होता है। आजकल तो कंपास बॉक्स जो होता है, ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें भी आता है रीडिंग करने के लिए। जो कुछ जो पंडित होते हैं वो बहुत छोटी राइटिंग जब पुस्तकों में पढ़ते हैं तो वो भी लिए रहते हैं, हस्तरेखा वाचन वाले भी लिए रहते हैं, हाथ देखते हैं जो। और भी बहुत सारे लोग जो बहुत बारीक चीजों को देखते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। तो है कुछ नहीं, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, उत्तल लेंस, और उसको एक लकड़ी या प्लास्टिक के फ्रेम में फंसा दिया तो बन गया। ये कहलाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो आपने पैथोलॉजी लैब में देखे होंगे, वो लिए रहते हैं, ब्लड की जांच करते हैं, वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। इसमें मोर देन वन लेंसेज का यूज किया जाता है, इसमें एक ही लेंस प्रयोग कर लेते हैं। ठीक। तो हमें सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ने के पहले आपको चाहिए पड़ेगा दर्शन कोण। दर्शन कोण के कंसेप्ट को समझते हैं। दर्शन कोण है ना, तो क्या है विजुअल एंगल? दर्शन कोण क्या कहलाता है? जैसे ये हमारी आंख का मान लीजिए एक गोलक है, गोला अपन ने मान लिया आंख का, इस टाइप से आंख की स्ट्रक्चर अपन 10th क्लास में पढ़ी होगी। हम उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा बना रहे हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए यहाँ पर कोई इसकी मुख्य अक्ष की हम कल्पना कर लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे चली आ रही है रेटिना की ओर। तो ये वस्तु नेत्र के साथ जो कोण बाती वाला कोण है, इसको बोलते हैं दर्शन कोण। ये वाला कोण थोड़ी देर को मान लीजिए मैंने इसको अल्फा नाम दे दिया, तो ये अल्फा कोण यहाँ पर बन रहा है। ध्यान देना आप। ऐसी वस्तु को मैं थोड़ा सा दूर रख दूं तो क्या होगा? दूर रखते हैं तो प्रकाश किरण ऐसी आएगी, ध्यान देना, ऐसी आएगी। तो यहाँ पर ये दर्शन कोण जो है वो कैसा हो गया? देखो छोटा हो गया। अभी थोड़ा बड़ा था ना, अभी कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। क्या आ जाएगी परिभाषा? वस्तु द्वारा नेत्र पर निर्मित, नेत्र का मतलब नेत्र लेंस है, नेत्र पर निर्मित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ये दर्शन कोण की हमें डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है ना, दर्शन कोण कहते हैं। अच्छा, दर्शन कोण में क्या है? अब ध्यान देना, अगर वस्तु पास में है तो दर्शन कोण बड़ा होगा, वस्तु दूर है तो दर्शन कोण छोटा होगा, ठीक है ना, दर्शन कोण कहते हैं। तो कब होता है ये बड़ा, कब होता है छोटा? पास स्थित वस्तुओं के लिए दर्शन कोण का मान अधिक होता है और दूर स्थित वस्तुओं के लिए दर्शन कोण का मान कम होता है। वस्तु पास में है, दर्शन कोण ज्यादा होगा, ये देखिए ज्यादा है इसके लिए। और वस्तु दूर है, वही वस्तु है लेकिन दूर है तो दर्शन कोण कम हो गया, और दूर करेंगे तो दर्शन कोण और कम हो जाएगा। अब पीछे की ओर आए नेत्र के अंदर, देखो इसका ये यहाँ टकराई थी, तो कल्पना कीजिए कि इसकी इमेज मान लीजिए यहाँ इतनी लंबी बन रही है, इसकी इमेज इतनी बन रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वस्तु पास में है यानी जिसका दर्शन कोण ज्यादा है उसकी इमेज भी बड़ी बनेगी, और जो वस्तु दूर है उसका दर्शन कोण छोटा है तो उसकी इमेज भी छोटी बन रही है। ये देखिए छोटी बन, तो जिनका दर्शन कोण अगर बड़ा है तो वो वस्तु में हमें बड़ी दिखाई देती है, और दर्शन कोण यदि छोटा है तो वस्तु में छोटी दिखाई देती है। क्लियर हो गया? यदि दर्शन कोण का मान अधिक है तो वस्तु आपको बड़ी दिखेगी, और यदि दर्शन कोण का मान छोटा है तो वस्तु आपको छोटी दिखती है। इस प्रकार से हमारे लिए दर्शन कोण के आधार पर ये डिसाइड हो जाता है कि वस्तु छोटी हो बड़ी दिखती है। जैसे कि दूर पहाड़ी पर बैठा हुआ इंसान आपको एक पक्षी से भी छोटा दिखाई देता है,
क्यों? क्योंकि उसका दर्शन कोण बहुत कम है ना, वो पहाड़ी पर है, बहुत दूर है, तो जितनी दूर वस्तु होगी दर्शन कोण उतना कम होगा। आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य से कई सौ गुना छोटा है, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय वह क्या करता है, सूर्य को ढक लेता है। कैसे ढक लेता है? तो ऐसे ढक लेता है जैसे ये हमारा आंख का चित्र हो गया। अब ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। अब देखिए, ध्यान देना, इसके दोनों के दर्शन कोण मान लीजिए इक्वल आ रहे हैं। देखिए, तो इस समय चंद्रमा का दर्शन कोण और सूर्य का दर्शन कोण दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर। ऐसी स्थिति में ये सूर्य को चंद्रमा ढक लेगा। ये मूल है, ये अर्थ है। तो चंद्रमा सूर्य से कई गुना छोटा है, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय एक छोटा चंद्रमा भी बड़े सूर्य को ढक लेता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दर्शन कोण बराबर होते हैं और दोनों सीध में होते हैं, तो दोनों की साइज आंख के लिए बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर वस्तु छोटी है तो दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु छोटी दिखेगी, और दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु बड़ी दिखेगी। तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इसको? एक्चुअली में एक कंसेप्ट है माइक्रोस्कोप में कि यदि हम किसी भी तरीके से दर्शन कोण को बढ़ा लें, किसको बढ़ा लें हम? दर्शन कोण को। यदि दर्शन कोण हम बढ़ा लेते हैं तो वस्तु बड़ी दिखने लगेगी। तो हम माइक्रोस्कोप में यही काम करते हैं, वस्तु के दर्शन कोण को हम बढ़ा लेते हैं। दर्शन कोण का मान बढ़ने से वस्तु हमें बड़ी दिखने लगती है। ठीक, अब अपन आते हैं वो दर्शन कोण के बाद माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता के लिए। तो अब पहले हमें आवर्धन क्षमता पढ़नी पड़ेगी। आवर्धन क्षमता, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर या आवर्धन क्षमता, इसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। आवर्धन क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, आवर्धन क्षमता कहलाती है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण का अनुपात। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, इसको भी थोड़ा सा बता दें। स्पष्ट, ये 10th क्लास है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 10th क्लास के ऑप्टिकल वाले अध्याय में है। प्रकाश की वाला अध्याय जो 10th क्लास की साइंस में अपने पढ़ा है, उसमें सारे के सारे दृष्टि दोष और इसके बारे में आया है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो स्वस्थ नेत्र होता है वह 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक स्पष्ट देखता है। 25 सेंटीमीटर से लेकर के कहां तक? अनंत तक। इसको बोलते हैं विजुअल रेंज, दृष्टिपरास बोलते हैं। जो स्वस्थ मानव नेत्र होता है वह न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत तक के बीच उसके देखने की क्षमता होती है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं दृष्टिपरास। 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं निकट बिंदु, नियर पॉइंट। अनंत को बोलते हैं फार पॉइंट यानी दूरी बिंदु। 25 सेंटीमीटर कहलाता है नेत्र का निकट बिंदु, स्वस्थ नेत्र का, और ये अनंत कहलाता है उसका दूरी बिंदु। और जब किसी का निकट बिंदु और दूर बिंदु डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसको दृष्टि दोष हो जाते हैं। तो आपने 4 प्रकार के दृष्टि दोष पढ़े। निकट दृष्टि दोष, निकट का सही दिखता है। दूर दृष्टि दोष, दूर का सही दिखता है, पास का नहीं दिखता। जरा दृष्टि दोष, इसमें दोनों नहीं दिखते। और दृष्टि वैषम्य, इसमें आप लोगों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक साथ नहीं दिखती है। और एक और होता है वर्णांधता, तो 5 हो जाते हैं, तो उसके 4 सुनने में आते हैं। ठीक, तो 25 सेंटीमीटर जहां तक हम बगैर किसी तनाव के स्पष्ट देख सकते हैं, जहां तक स्वस्थ नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता है, इसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर होती है। स्वस्थ नेत्र उसका मान होता है 25 सेंटीमीटर, और दोषयुक्त नेत्र के लिए ये कम ज्यादा हो जाता है। दोषयुक्त नेत्र के लिए अगर 25 सेंटीमीटर से कम पर हम बिल्कुल सही देख पा रहे हैं तो हमें निकट दृष्टि दोष हो गया है, और 25 सेंटीमीटर की दूर हम स्पष्ट देख पा रहे हैं तो हमें दूर दृष्टि दोष हो गया है। ठीक, तो हमें ये मतलब दोष इस प्रकार से होते हैं। तो वो आपके 10th क्लास में है, अभी यहाँ पर इस क्लास में नहीं है, इसलिए हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आप समझ गए ना क्या कहलाती है? इसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं, और स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। ये 10th क्लास की साइंस की बुक में आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है। ठीक है,
आवर्धन क्षमता क्या कहलाती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यानी प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं आवर्धन क्षमता? आवर्धन क्षमता कहते हैं प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण व स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये आपको इसकी परिभाषा हो गई। आवर्धन क्षमता कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों आवर्धन क्षमता? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अब मान लीजिए ये ऊपर वाला मान लीजिए बीटा है और नीचे वाला अल्फा है, तो सूत्र हो जाएगा बीटा बटे अल्फा। मान इसको मैं नाम दे देता हूँ बीटा और इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा। तो दर्शन कोण का सूत्र क्या बन गया? बीटा बटे अल्फा। तो इसको एम से प्रदर्शित करते हैं ना, मैग्नीफाइंग पावर है तो एम लिख देते हैं। तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण व स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर होगा यहाँ पर सूत्र रूप में बीटा बटे अल्फा। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन विमाहीन राशि है। अब हम आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और ये हमारा आज का डेरिवेशन है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। क्या आ गया हमारे पास? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। हम ये चीज पढ़ रहे हैं, बात समझ में आई? क्या पढ़ रहे हैं हम? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आपकी बुक में आपको बता दूं, ये हमारा दिया हुआ है सेक्शन नंबर 9.7.1। ये प्रकाशक यंत्र यहाँ से स्टार्ट होता है 9.7 से। इसमें 9.7.1 सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यहाँ पर निकाली गई है। ये निकली हुई है 1 + d/f तक या d/f तक। तो ये हमारे लिए हम ये ड्राइव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे सभी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, क्वेश्चन क्या आता है इसका? इसका क्वेश्चन आता है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निम्न दो स्थितियों में ज्ञात कीजिए। नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। समझ आ गई ना बच्चों? तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है। चलिए अब हम निकालते हैं इसको। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन, अच्छा डेफिनेशन भी साथ में पूछी जाएगी कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता क्या है और इसको सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, अच्छा सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत भी आप समझ लो जरा एक लाइन में। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत, सरल सूक्ष्मदर्शी मिस हो गया हमारा का सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल क्या है? इसका सिद्धांत है कि हम जानते हैं जब किसी वस्तु को हम उत्तल लेंस के फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका सीधा आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है, ये बताई थी ना 6 कंडीशन। हाँ ऐसा होता है। तो सूक्ष्मदर्शी का ये सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को हम किसी उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र
और फोकस के बीच रखते हैं, तब लेंस द्वारा उसका सीधा, आभासी एवं बड़ा अर्थात आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। ठीक है ना। तो जो छठवीं कंडीशन है वो सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। क्या है, फिर सुनिए। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, तब लेंस द्वारा उसका सीधा, आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। ठीक है। तो ये हमारा सिद्धांत हो गया एक लाइन में, कभी पूछा जाता है तो कर देना। अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया उत्तल लेंस का, ध्यान देना चित्र पर वस्तु है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु पास में रखी है, इसको पास में रखते हैं एक्चुअली में। अब यहाँ से ये मुख अक्ष के समांतर आई प्रकाश का और ये फोकस से निकल गई, और दूसरी प्रकाश का प्रकाश से केंद्र से आई, तो ये तो कभी मिलने वाले हैं नहीं। ठीक है। लेकिन हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की मान लो यहाँ से आपको आती हुई ये दिखती है, ये आपको यहाँ से आती हुई दिखती है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी एक इमेज यहाँ पर प्राप्त कर ली। ठीक है। ये वस्तु हमारी हो गई ए बी, और इसका प्रतिबिंब हो गया मान लो ए डैश बी डैश। ध्यान देना बच्चे, है ना। अब ये जो प्रतिबिंब है इसके द्वारा नृत्य करने में दर्शन कोण को मैंने नाम दे दिया बीटा। ये बीटा एंगल बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। ठीक है ना। अब ये जो प्रतिबिंब है मान लीजिए ये डी दूरी पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, मान लीजिए डी दूरी पर बन रहा है, और ये वस्तु की दूरी यू हो जाएगी। तो अगर को मान लो कि ये डी दूरी, डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। अब यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ए वाली दूरी हमारी यू हो गई, इसको मैं यहाँ पर भी कुछ शब्द नाम दे देता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब ये अगर मैं इस वस्तु को यहाँ पर रखता, थोड़ी देर ध्यान देना, अगर मैं इस वस्तु को यहाँ पर रखता तो इसकी हाइट ये आती ना, ये आती इसकी हाइट। तो मैं थोड़ी देर को यहाँ पर एक कल्पना कर देता हूँ कि मान लीजिए वस्तु को यहाँ पर रखता अगर, तो ये जो प्रकाश कण की जो लाइन है ये इस टाइप से आती आती ना। तो ये जो कोण है ये वाला मान लीजिए ये है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए थोड़ी देर को अल्फा हो गया, अल्फा ही होगा, थोड़ी देर को क्या हो गई, ये हमारा हो गया बीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक है ना। एक चित्र में ही आपको दोनों चित्र बना लेने हैं। क्या कल्पना करनी है, ध्यान दें, कल्पना क्या करनी है, ध्यान दें। जैसे मान लीजिए पहली वस्तु को हमने रखा कहां पर, पहले वस्तु को हमने रखा यहाँ पर, ये दूरी पर रखा किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस से। तो यहाँ से इसका ये चूंकि अभी फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखी है, यही तो सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है, वहीं रखना होती है। तो इसका सीधा आभासी प्रतिबिंब बना, और मान लीजिए प्रतिबिंब बना है डी दूरी पर। ठीक। तो यहाँ से हम इसको जब मिलाएंगे ये, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, इसको मैंने नाम दिया बीटा। ठीक है। अब मैंने कल्पना की कि वस्तु को मैं यहाँ रखता, यहाँ पर रखता वस्तु को, अगर मैं यहाँ ना रख करके वस्तु को कहाँ रखता है, यहाँ रखता, डी दूरी पर रखता यहाँ पर, तो फिर इसका दर्शन कोण ये आता अल्फा। बात समझ आ रही ना, आ गई। तो ये मैंने दर्शन कोण प्राप्त कर दिए, कोई करण नहीं है, मैंने दर्शन कोण प्राप्त कर रहे यहाँ पर एक चित्र में, एक्चुअली में दो चित्र यहाँ पर बना लिए। ठीक है ना। तो ए बी के बराबर ये वस्तु है यहाँ पर ये, या फिर आप दूसरा चित्र बनाओ, चित्र 2 बनाओ। मतलब जैसे हम इसको अगर हम यहीं पर रखना है इसको, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि हम इसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा चित्र इतनी रहेगा, ये तो प्रतिबिंब बनने का हो गया बीटा वाला। अब हम एक और चित्र बनाएंगे। अब इस वस्तु को हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा, मान लीजिए ये चित्र 1 हो गया, चित्र 1 ये क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी से इसका बनना प्रतिबिंब। अब हम एक और चित्र बनाएंगे डी दूरी का, ऐसे ये दर्शन कोण का हम नाम दे देंगे अल्फा, और ये कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर, इस टाइप से होगा। तो या तो 2 चित्र बनाओ या एक में ही बना दो। तो मैं मुझे लग रहा है एक में ही ठीक है ना, वो सही आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये इसको ले लिया और यहाँ से इसको मिला दिया कि वस्तु की हाइट है,
और यहाँ से मैंने इसको यूं मिला दिया और ये वाला कोण मैंने ले लिया, मान लीजिए अल्फा हो गया। बस ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक। अब चलिए शुरू करते हैं, है ना, शुरू करते हैं। तो अब शुरू करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैंने ए बी और ए डैश बी डैश ओ, इसको मैं नाम दे देता हूँ थोड़ी देर को सी, सी बी डैश हो गया, ठीक। अब सबसे पहले लिखना है परिभाषा, तो परिभाषा तो सबको पता ही है अगर इसकी आएगी तो और एक और चित्र, एक और अपन यहाँ पर लिख देंगे कि चित्र में मैं आवर्धन क्षमता का सूत्र निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी, आएगी तो परिभाषा क्या होती है कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को सरल सूत्रधर्ती की आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब हम सूत्र स्थापना कर रहे हैं, तो अपन लिख देते हैं कि माना प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा है, ठीक है ना। तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तो ये हो जाएगा हमारे पास m इक्वल टू बीटा बटे अल्फा, ठीक है ना, ये ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि बीटा और अल्फा बहुत छोटे कोण हो, यदि बीटा हुआ अल्फा बहुत छोटे कोण हो, हम छोटे कोणों के लिए इसको ले लेते हैं, छोटे कोण हो, तब आपको क्या करना है, बीटा को अप्रोक्स tan बीटा मान लेना है और अल्फा को हमें tan अल्फा मान लेना है, ठीक है ना, जैसे tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है उस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर क्या आएगा, इसलिए m बराबर आएगा हमारे पास tan बीटा, बीटा को tan बीटा लिखेंगे, अल्फा को क्या लिखेंगे, tan अल्फा। इसके इक्वेशन फर्स्ट दे देना है। इतना समझ आ गया, हाँ आ गया होगा, क्लियर है ना। अब आप चित्र में आ जाओ, अब आगे चित्र से, बहुत सरल है निकालना, चित्र से त्रिभुज सबसे पहले आप ले लो ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan बीटा, तो tan बीटा बराबर ए वाला, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर पर, तो लंब है वो ए बी, आधार है वो ओ बी, तो ए बी बटे ओ बी। एवं अब ले लो त्रिभुज सी बी डैश ओ में, त्रिभुज सी बी डैश ओ में, सी बी डैश ओ, इसमें देखो tan अल्फा ले सकते हो, तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, tan अल्फा बराबर आएगा लंब बटे आधार, तो लंब है वो सी बी डैश है कि नहीं है, आधार है वो ओ बी डैश, सी बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर लिखो समीकरण एक में, तो समीकरण एक से क्या आएगा हमारे पास, m इक्वल टू आएगा tan बीटा को लिखना है ए बी अपॉन ओ बी, tan अल्फा को लिखना है सी बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ठीक है। इक्वल टू आ गया हमारा ए बी बटा ओ बी गुणित ओ बी डैश बटे सी बी डैश। अब ध्यान दो चित्र से, चित्र में पर आप ध्यान दें तो सी बी डैश इक्वल टू ए बी है, हाँ, क्योंकि अपने कल्पना की ना किसी वस्तु को इस दूरी पर रखा जाए, तो सी बी डैश बराबर क्या है, ए बी है, इसको आप ए बी लिखो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी बटा ओ बी गुणित ओ बी डैश बटा ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ओ बी डैश बटा ओ बी, एम बराबर,
ठीक है। अब इसमें हम चिन्ह परिपाटी लगा देंगे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी तो माइनस डी है, डी है तो इसको माइनस डी लिख देते हैं, और ओ बी को लिख देंगे माइनस यू, वस्तु की दूरी क्यू लिखते हैं माइनस यू। अब ये वाली चीजें यहाँ पर लिखो, तब m बराबर क्या आएगा, m बराबर ओ बी डैश, ओ बी डैश को लिखना है माइनस डी बटा माइनस यू, माइनस माइनस कट गया, m बराबर आ गया डी बटे यू। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है डी बटा यू। क्या सबको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दो कंडीशन, दो केसेस और निकाल रहे हैं इसके, लेकिन अभी इसमें आप इतना समझ गए होगे, ये पहले मैं आपको क्लियर कर लूं, ठीक। तो इसकी आवर्धन क्षमता के सूत्र हमारे पास आ जाते हैं। तो ये इस टाइप से आपको एक चित्र बनाना है। पहले आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन लिखना है, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है मानव प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा है, तब आवर्धन क्षमता ही हो जाएगी। अच्छा, ये चित्र जरूर बनाना है, चित्र नहीं भूलना है। अब यदि अल्फा व बीटा बहुत छोटे कोण हो तब ये लिख देना है, m बराबर इसको बीटा को टेन बीटा, अल्फा को टेन अल्फा बना देना है। चित्र से त्रिभुज ए बी ओ में टेन बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी आ जाएगा, और चित्र ओ सी बी डैश ओ में टेन अल्फा बराबर सी बी डैश अपॉन ओ बी डैश आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो या उल्टा करके इनको रेसिप्रोकल करके गुणा में लिख लो, सी बी डैश को ए बी लिख दो तो ए बी कैंसिल ही आ गया, तब यहाँ से मान आ गया, ठीक है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकल आई। अब आपको दो केस लगाने हैं यहाँ पर, है ना, दो केस। अच्छा, एक और ध्यान रखना, यदि किसी प्रकाश के अंतर चाहे सूक्ष्मदर्शी हो और चाहे दूरदर्शी हो, अंतिम प्रतिबिंब सीधा बने, अगर ये प्रतिबिंब सीधा बने तो आवर्धन क्षमता पॉजिटिव निकलेगी, अदरवाइज नेगेटिव निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, दो केस हमारे पास आएंगे दो केस। पहला, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, लास्ट प्रतिबिंब, और दूसरा प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है ना। तो ये दो केस और आपको यहाँ पर लिखना होते हैं, तो मैं दो केस यहाँ पर समझा दूं, वो क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे, और जब भी आवर्धन क्षमता आएगी ना तो क्वेश्चन में दोनों केस पूछे जाएंगे। केस वन क्या आ जाएगा हमारे पास, यदि अंतिम प्रतिबिंब या प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि, जो चित्र बना था हमारा वही कंडीशन आ रही है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसको डी लिखेंगे, पर बने, तब आवर्धन क्षमता क्या होगी, ठीक है ना, तब आवर्धन क्षमता क्या होगी। यहाँ पर लेकिन सबसे पहले लेंस सूत्र से इसको समीकरण दे देना है, दो एक यहाँ पर है तो दो दे दो, तब लेंस सूत्र से क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आता है, ठीक है ना। अब मैं कंडीशन क्या लगानी है, इसमें कंडीशन लगानी है, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर 1D पर बने से, तो v की वैल्यू लिखेंगे माइनस डी, और u की वैल्यू लिखेंगे माइनस यू, ठीक है ना, और f की वैल्यू लिखेंगे प्लस एफ, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो ये प्रतिस्थापन करो, v को लिखेंगे, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है, तो v को d लिखेंगे, u को u ही लिखेंगे। तो ये प्रतिस्थापन करो, से इतने पर ये प्रतिस्थापन करो उसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/-b माइनस 1/-u इक्वल टू 1/f। अब ये इसमें क्या करेंगे अपन, हम d से गुणा कर देते हैं ना, d से गुणा करने पर, जरा d से गुणा करो तो यहाँ पर आएगा d बटा माइनस डी, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, d बटा यू इक्वल टू d बटा एफ, और एक कट गया, यहाँ पर क्या बचा एक, तो -1 प्लस
डी अपॉन यू इक्वल टू डी अपॉन एफ। अब ये 1 को इस तरफ ले जाओ तो डी बट यू बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ आएगा। अब ये समीकरण 2 में लिख दो, तो समीकरण 2 में देखो m बराबर क्या था, डी बट यू, और यहाँ पर डी बट यू बराबर क्या आ गया, 1 प्लस डी अपॉन एफ, तो m बराबर आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये आवर्तन क्षमता कब है, जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने। तो यदि प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता होती है 1 प्लस डी अपॉन एफ, ठीक है ना, 1 प्लस डी अपॉन एफ। केस 1 है ये केस अलग से आपको लिखना पड़ते हैं ना इसके बाद। तो केस 1, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, तब आपको लेंस सूत्र लगाना है। लेंस सूत्र में v इक्वल टू माइनस डी, यू इक्वल टू माइनस यू, एफ इक्वल टू प्लस एफ लिखना है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, वस्तु दूरी नेगेटिव होगी, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ नेगेटिव होगी। तो 1 अपॉन माइनस डी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी आ जाएगा, या माइनस 1 अपॉन माइनस यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, डी से गुणा कर दिया दोनों पक्षों में, डी से डी कैंसिल, 1 आ गया, 1 उस तरफ आके प्लस आ गया, डी बट यू का मान यहाँ लिख दिया। तो यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता 1 प्लस डी अपॉन एफ होती है। कितनी होती है, 1 प्लस डी अपॉन एफ। और नॉर्मली आवर्तन क्षमता कितनी होती है, डी बटे एफ। अब आता है केस 2। केस 2 में क्या आएगा, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो क्या होगा, केस 2 कहलाएगा, ठीक है ना। केस 2 और लगा देते हैं, केस 2, ये केस 1 हो गया, अब ये केस 2 लगा देते हैं। आपको पूछा जाएगा केस 2, स्थिति 2, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, या अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, तब क्या होगा, तब E इक्वल टू एफ होगा नहीं होगा, हाँ हो भाई। प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है, जब वस्तु कहां पर रखी हो, फोकस पर, T बराबर एफ। अतः समीकरण 2 लगा दो, अतः समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, m बराबर डी बटे एफ, ठीक है। तो यदि अंतिम जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनता है, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता डी बटे एफ होती है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्तन क्षमता 1 प्लस डी अपॉन एफ होती है, और नॉर्मली आवर्तन क्षमता डी अपॉन यू होती है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये हमारे पास 3 सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यह है आपका डी बटा एफ, ठीक है ना, और ये 1 प्लस डी अपॉन एफ आवर्तन क्षमता। तो दोनों को अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया, ठीक। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की, अब क्वेश्चन में फिर से बता दूं क्या आता है क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता ज्ञात कीजिए, निम्न स्थितियों में ज्ञात कीजिए। और नंबर 1 आएगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो ये हमारे पास सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता के बारे में बातचीत थी, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता बढ़ाई कैसे जा सकती है, तो अपन ने देखा आवर्तन क्षमता के 2 सूत्र आपको मिले, 1 प्लस डी अपॉन एफ जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और 1 प्लस यहाँ पर बना डी अपॉन एफ जब प्रतिबिंब कहां पर बने बच्चों, अनंत पर बने। ये 2 हमारे पास मिलती है, ठीक है। तो दोनों स्थिति में आप देखें, यदि आवर्तन क्षमता आपको ज्यादा चाहिए तो फोकस दूरी कम होना चाहिए, ये देखो आप, एफ कम होना चाहिए, एफ के विपरीत अनुपाती है ना, हाँ है। तो याद रखना, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता देखोगे यदि इसकी फोकस दूरी कम हो, और फोकस दूरी कम कब होगी, जब लेंस मोटा होगा, ठीक है ना। पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है, या क्षमता कहना चाहिए, 1/f को P बोलते हैं। तो यदि क्षमता अधिक है तो आवर्तन क्षमता यानी अधिक होगी तो एफ कम होगा, और आवर्तन क्षमता कम है तो एफ अधिक होगा। तो अगर आपको आवर्तन क्षमता बढ़ानी है तो लेंस को मोटा करना पड़ेगा, और यदि लेंस मोटा होगा ना तो उसमें कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। चूंकि इसकी आवर्तन क्षमता निश्चित सीमा से अधिक नहीं कर सकते, इसलिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ओर जाते हैं, है ना। इसलिए हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी चाहिए पड़ता है।
तो अब इसके बाद हमारा आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी याद कर लेना और आवर्धन क्षमता निकाल देना सभी बच्चे। और इसके उपयोग अगर पूछे जाए तो छोटे अक्षरों को, पुस्तक के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, घड़ी सुधारक, छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, और पत्रक आदि का अध्ययन करने वाले पंडित भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये इसके बारे में हो जाएगा, ठीक है ना। आज इतना ही, कल हम सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को नमस्कार।